कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 19वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 19वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर 498 ए केस में मुझे और मेरे घर वालों को केस दर्ज होने के 2 मंथ बाद और पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद थाने से 41 ए का नोटिस मिल चुका है। तो क्या अब मुझे और मेरे घर वालों को एंटीसिपेटरी बेल लेना होगा या रेगुलर बेल लेना होगा? क्या रेगुलर बेल उसी दिन मिल जाएगा? तो देखिए, जब आपको 41 ए का नोटिस आ चुका है और ऐसे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद तो पुलिस चार्जशीट लगा देगी। तो जब आपका अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ऐसे में जब आपको गिरफ्तारी का डर हो, यानी कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता होती है। और यदि आप एंटीसिपेटरी बेल ले भी लेते हैं तो ऐसे में जब आपका चार्जशीट लग जाता है तो उसके बाद फिर आपको दोबारा बेल करानी पड़ती है, दोबारा रेगुलर बेल लेना पड़ता है। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल तभी लेना चाहिए जब आपको गिरफ्तारी का डर हो। वैसे बिना मतलब का कभी भी आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई तब मतलब नहीं होता है। और रेगुलर बेल आपको तब कराना चाहिए जब आपका चार्जशीट लग जाए। चार्जशीट लग जाने के बाद ही कभी भी रेगुलर बेल कराना चाहिए। और रेगुलर बेल क्या उसी दिन मिल जाएगा? तो जब आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे और ऐसे में सबसे पहले कोर्ट मीडिएशन कराता है, आपको इंटरिम बेल दे देता है और उसके बाद उसमें मीडिएशन होता है, उसके बाद मीडिएशन की रिपोर्ट लगती है और उसके बाद आपका बेल का फाइनल ऑर्डर आता है। जब तक आपका मीडिएशन चल रहा होता है तब तक कोर्ट आपको इंटरिम बेल पे छोड़ देता है। तो चलिए अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर, फैमिली कोर्ट में केस करने के बाद कितने दिनों में काउंसलिंग होती है? अगर वापस जाएं तो वाइफ, तो कोर्ट क्या क्या सिक्योरिटी देता है? तो देखिए, फैमिली कोर्ट में कोई भी अगर केस किया जाए, सेक्शन 9 हो, डिवोर्स हो, 125 सीआरपीसी हो या फिर कोई भी केस हो, तो ऐसे में जब केस दर्ज कराया जाता है उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होती है यानी विपक्षी होता है, केस में जब पहली बार हाजिर होता है तो कोर्ट उसी समय फाइल को मीडिएशन में भेज देती है और उसके बाद उसी समय मीडिएशन कराया जाता है। और जब उसके बाद जब मीडिएशन फेल हो जाता है, प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, WS ले लिया जाता है, फिर जब दोनों पार्टी रेडी होती हैं तब जाके कोर्ट मीडिएशन के लिए पुनः फाइल को भेजता है। तो जब विपक्षी हाजिर होता है तो उसी समय कोर्ट मीडिएशन कराता है और मीडिएशन का यही रूल है। और उसके बाद जब दोबारा मीडिएशन कराना रहता है तो जब दोनों पार्टी रेडी होते हैं तभी मीडिएशन कराया जाता है। और अगर आप वापस जा रही हैं तो ऐसे में आप सोच रही हैं कि कोर्ट आपको कोई सिक्योरिटी देगा, पुलिस प्रोटेक्शन देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी नहीं देता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर कोई मीडिएशन में गलत भाषा का प्रयोग करता है तो क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो सकती है? हाँ, जो मीडिएटर होते हैं वो कंप्लेन करते हैं और वही कार्यवाही कराते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, सब मेरे मम्मी के नाम पर है। तो मेरी वाइफ मेरे मम्मी से पैसे डिमांड कर रही है, उसे फंसाकर मेरे साथ शादी करवाई है, तो क्या करना है? देखिए, आप क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सही से पूछ के जो बात आप पूछना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से पूछिए, तभी हम आपका जवाब दे पाएंगे। ऐसे आप आधे अधूरे क्वेश्चन पूछेंगे जिसे पढ़ के कोई मतलब ही ना निकले, कुछ समझ ही ना आए, तो उसका जवाब देने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चन को सही से पूछिए, स्पष्ट रूप से पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए, जैसे मैं ड्रग्स लेता हूं, तो ड्रग्स के लिए कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है? तो अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाई हैं तो ऐसे में जो कोर्ट होगा खुद ही इस चीज़ का जांच कराएगा, खुद ही कोर्ट आपको इसके विशेषज्ञ के पास भेजेगा, डॉक्टर के पास भेजेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से मना किया है कि इतने बड़े बड़े कमेंट आप लोग मत किया कीजिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा कीजिए। इतने बड़े कमेंट आएंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि इतने बड़े कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे मैं उसी का जवाब दे पाया करूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने भी इतना बड़ा कमेंट पूछा है। इतने बड़े बड़े कमेंट करके आप लोग प्लीज क्वेश्चन ना पूछा करिए। इतने बड़े कमेंट्स को मैं इस प्रोग्राम में नहीं ले पाऊंगा। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने कितनी बार पूछा है।
तो इतने बड़े प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन ना पूछा करिए, छोटे क्वेश्चन पूछा करिए, मैं फिर भी क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम पर भी वीडियो बनाइए। एग्जाम्पल, ज़मीन का रसीद कैसे निकाले, खसरा कैसे निकाले, पुराना ज़मीन का रसीद कैसे बनाए, मेरा ज़मीन कहाँ पर है कैसे मालूम करें, मेरे आसपास की ज़मीन किसके नाम पर है कैसे मालूम करें, ज़मीन कैसे मेजरमेंट करें, कोई भी ज़मीन क्या खाता नंबर कैसे बनाम प्लॉट नंबर, मालिक कौन है कैसे जाने। तो जी हाँ, ज़रूर बहुत ही जल्दी जो मेरा दूसरा चैनल है लॉ मंत्रा, उस पर मैं यही सब जानकारी दूंगा। उस पर मैं सिविल केस से संबंधित, ज़मीन से संबंधित और भी अन्य क्रिमिनल मामलों से संबंधित जानकारी के लिए जरूर जल्दी ही वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। तो जल्दी मेरे दूसरे चैनल लॉ मंत्रा पे आपको यही सारी जानकारियां मिलेंगी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जो भी आप जानकारी के लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पता कर सकती हैं, या फिर कलेक्ट्रेट में जाके या फिर तहसील में जाके पता कर सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मैं आपको कॉल कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऐसे में आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने का जो चार्ज है वो 200 रुपये है। तो आप मुझे 200 रुपये पे करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको मेरा कोई भी वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेने का पूरा तरीका समझा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अब एक ही रास्ता है, फांसी। देखिए, कभी भी आपको अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस कर दिया है या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा मामला दर्ज हो गया है, तो ऐसे में आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। आपको फांसी लगा लेने की या फिर सुसाइड कर लेने की ये सब बातें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि डटकर आपके ऊपर जो भी मामला दर्ज हुआ है उसका डटकर सामना करना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करके ये बात सिद्ध कर देनी चाहिए कि आप सही हैं, जिसने आपके ऊपर केस किया है वही खुद गलत है। तो आपको मजबूती से इन सारी चीज़ों का सामना करना चाहिए, हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा भाई 498A केस में 1 महीने से जेल में है, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया है। अब आप बताइए हम क्या करें। 498A केस में 1 महीने से कैसे जेल में रह सकते हैं? हो सकता है कोई और धारा लगी है क्या? 304B भी लगी है या फिर ऐसी ही कोई धारा लगी है? एक बार ये भी चीज़ आप कंफर्म कर देते तो अच्छा होता। ऐसा नहीं है कि 498A के मामले में कोई 1 महीने से जेल में रहेगा। आपको ज़रूर कुछ गलत जानकारी है या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है। आप सही चीज़ें स्पष्ट रूप से बताएं, तभी जवाब दिया जा सकता है। और यदि अगर कोई अन्य धारा लगी है जैसे 304B, 307 ऐसी कोई धारा है और ऐसे में 1 महीने से आपके जो भाई हैं वो जेल में हैं, कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसे में आप अपील करिए और अपीली न्यायालय में अपील करके वहां से बेल लेने का प्रयास कीजिए। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो मुझसे कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके मैं आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन की हुई है, पर वाइफ ने ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र किया हुआ है मंथली बेसिस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लास्ट 2 ईयर से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है दोनों के बीच। मैरिज को 10+ ईयर हो चुके हैं। हस्बैंड बिजनेस करता है, वाइफ MNC में विथ गुड पैकेज। इन ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा DV और 498A जैसे केस में? तो देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि जो वाइफ है उसने हस्बैंड के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, यानी पत्नी ने पति के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तो ये चीज़ सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि जो पत्नी है उसने पति की मदद की है, लेकिन देखिए जब कोर्ट में केस किया जाएगा, जब पत्नी कोर्ट केस करेगी, 498A की है, DV का केस की है, तो ऐसे में जो पत्नी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेगी। पत्नी आरोप लगाने लगेगी पति के ऊपर कि मेरा जो पति था मुझे इतना परेशान करता था, तंग करता था, मुझसे हर महीने पैसे लेता था, नहीं देने पे मेरे साथ मारपीट करता था। तो पत्नी का पक्ष इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये चीज़ पति के लिए नुकसान कर सकती है, पति के लिए दिक्कत कर सकती है, क्योंकि पत्नी के पास सबूत भी है कि उसने हर महीने पति के अकाउंट में पैसे भेजे हैं और पत्नी यही आरोप लगाएगी कि ये जो पैसे लिए गए हैं पति ने उससे ज़बरदस्ती लिए हैं। पति मारपीट के पत्नी से हर महीने पैसे लिया करता था। तो ये चीज़ तो थोड़ी दिक्कत पति के लिए करेगी। इसके बारे में एक बार आप मुझसे फ़ोन पे बात कर ले अपॉइंटमेंट लेके, तो अच्छा होगा। मैं कुछ चीज़ें आपकी डिटेल में समझ के आपको कुछ सजेस्ट भी कर दूंगा।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। देखिए, एक कमेंट आप लोग एक बार में पूछा करिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग बार बार इतने बड़े बड़े कमेंट करके एक ही वीडियो में पूछा करेंगे तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप एक कमेंट पूछा करिए एक वीडियो में। ये प्रोग्राम पर डे आता है तो आप पर डे एक एक कमेंट किया करिए शॉर्ट में, तो मैं उसका जवाब दे दिया करूंगा। लेकिन ऐसे आप 3 कमेंट 4 कमेंट एक ही आदमी किया करेंगे तो उसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक कमेंट किया करिए। जैसे मैंने आपके इस कमेंट का जवाब दे दिया है, ये कमेंट आप कल पूछिएगा, ये कमेंट आप मुझसे अगला जो है वो परसों पूछिएगा। तो ऐसे में एक एक कमेंट करके एक एक वीडियो में पूछा करिए, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, आज मैं छोटा सवाल पूछा तो उम्मीद करता हूं कि रिप्लाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोग शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आपको बिल्कुल जवाब मिला करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे आप लोग सवाल पूछेंगे और एक ही आदमी कई क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो आप लोग शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा करिए और सिर्फ एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछा करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर 9A केस करा तो कितने ज़्यादा टाइम तक केस को लंबा टाइम तक पेंडिंग करके रख सकते हैं? देखिए, इनके पूछने का मतलब है, मुझे लग रहा है जैसा कि ये एक वाइफ हैं और इनके पति ने इनके विरुद्ध सेक्शन 9 का केस किया है। तो इनके पूछने का मतलब है कि इस केस को कितने दिन लंबा चलाया जा सकता है। यानी ये चाहती हैं कि जो इनके पति ने सेक्शन 9 का केस किया है वो ज़्यादा लंबा चले, ज़्यादा पेंडेंसी हो उस केस में। तो देखिए, आप जैसा सोच रही हैं कि केस को लंबा चलाएगी, लेकिन आपके पति भी ऐसा सोच रहे होंगे कि इस केस को जल्दी से जल्दी समाप्त कराया जाए। तो ऐसे में जो केस किया होता है, अगर वो चाहे, यानी जो वादी है वो चाहे तो केस को तो लंबा लटका सकता है, लेकिन जो प्रतिवादी होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा दिन तक केस को नहीं लटका सकता है। अगर आप केस में नहीं जाएंगे तो ऐसे में आपके जो पति हैं केस को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करा के एक पक्षी आदेश करा लेंगे। तो ज़्यादा तो आप नहीं लटका सकती हैं। बाकी 1-2 तारीख आप नहीं जाए तो उससे काम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप नहीं लटका के रख सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। डिवोर्स लेने में कितना समय लगता है? तो देखिए, डिवोर्स का मुकदमा कब तक फाइनल होगा इसका कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम मान के चले तो 3 से 4 साल तक मुकदमा चलता है इसका। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सेक्शन 9 के डिग्री मिलने के बाद भी क्या पूछा है आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सेक्शन 9 डिग्री मिलने के बाद डिवोर्स लेने में कितना समय लगता है? अच्छा, तो ये आपने यहाँ पे पूछा था। अब देखिए, अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद अगर जो आपकी वाइफ है वो 1 साल तक आके आपके साथ रहती नहीं है तो ऐसे में ये डिवोर्स का आधार बन जाता है। फिर इस आधार पे कि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, आपकी जो पत्नी है वो आके आपके साथ नहीं रह रही हैं, आपको डिवोर्स केस करना होता है। फिर जो डिवोर्स केस होता है, मान के चलिए कि 3 साल तक चलता है, तो ऐसे में आपको डिग्री मिलने के 1 साल के बाद केस करना होगा और उसके बाद 3 साल तक केस चलेगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग 4 साल का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि जो डिवोर्स का केस होता है वो लंबे समय तक चलता है। तो आप मान के चलिए सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल जाएगी तो भी 3 से 4 साल तक समय आपका लग ही जाने हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड डिसीजन। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सस्पेंड हस्बैंड को से पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कोर्ट तो ये कहता है कि अगर पति भिखारी भी है या फिर बेरोजगार है तो भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आप तो सिर्फ सस्पेंड हैं और जो सस्पेंड होता है उसे तो आधी सैलरी मिल ही रही होती है। तो ऐसे में अगर आप सस्पेंड हैं तो भी आपकी जो वाइफ है वो आपसे मेंटेनेंस तो प्राप्त कर ही लेंगी। आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी आपसे प्राप्त कर लेती। तो आप तो अभी सस्पेंड हैं। तो ये जो भी अभी तक कमेंट आए थे आज के, वो सारे कमेंट का मैंने जवाब दे दिया है। तो आशा करता हूँ इस कमेंट बॉक्स प्रोग्राम से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं बोलना आपसे चाहूँगा कि आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।